हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में 1 to 20 कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम 20 नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, मतलब 21 से 40 क्वेश्चन तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा रखा है कि इट इज इजी टू कैच ए टेबल टेनिस बॉल देन क्रिकेट बॉल इवन बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी वाई। कि अगर एक क्रिकेट की बॉल और एक टेनिस की बॉल है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हो, फिर भी क्रिकेट की बॉल को कैच करना टफ रहता है और टेनिस की बॉल को कैच करना ईजी रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चों अपने को पता है जो इफेक्ट ऑफ मोशन जिसे बोलते हैं मोमेंटम, वो दो बातों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। क्योंकि टेनिस की बॉल का मास लेसर है, वेलोसिटी भले ही सेम है, मास कम होने से मोमेंटम भी क्या हो जाता है, कम। इसीलिए हम कहेंगे क्योंकि टेनिस की बॉल में मोमेंटम या इफेक्ट ऑफ मोशन लेसर होता है, सो अपने को कम एफर्ट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। वाई हैज हॉर्स to pull a cart harder during the first few steps of its motion, or a horse has to apply more force to start a cart to keep it moving y than to keep it moving y। मीन्स कि एक घोड़े को एक गाड़ी को खींचने के लिए स्टार्टिंग में कुछ हार्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, मतलब स्टार्टिंग में गाड़ी को खींचना टफ होता है। वाइल जब गाड़ी जो कार्ट है वो मूव करने लग जाए, कार्ट होता है मतलब घोड़ा गाड़ी, जो कार्ट है वो मूव करने लग जाए तो कम फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी है ना कार्ट जो है रेस्ट पे है तो उसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, वो रुके रहना चाहता है, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन होता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब कार्ट चलने लग जाती है तो इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाता है, तब जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन का नाम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑलवेज ही काइनेटिक फ्रिक्शन लेसर होता है एज कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और डिटेल में लिखना हो तो बच्चों ये आप रीड करके डिटेल में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। A body is acted upon by a number of external forces। एक बॉडी पे नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कैन इट रिमेन्स एट रेस्ट? तो क्या वो रेस्ट पे रह सकती है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों यस। ये बैलेंस फोर्सेस का कंसेप्ट आ गया। अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो, मतलब बैलेंस्ड हो, तो बॉडी रेस्ट पे रह सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 4 फोर्सेस बना दिए, यहां पर ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये 10 और ये 10 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। टोटल फोर्सेस तो 4 है, एक्सटर्नल फोर्स तो है, लेकिन बॉडी अब भी किस पे रहेगी? रेस्ट पे, कहीं नहीं जाएगी। जैसे कि मैं कह दूं ये मार्कर है, अगर 10 न्यूटन से यहाँ और 10 से यहाँ हमने इसको पुश किया, यहाँ से 10 से पुल किया और यहाँ से 10 से पुल किया, तो देखेंगे मार्कर कहीं नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेज हों फिर भी बॉडी रेस्ट पे रह सकती है। तो हम कहेंगे यस इफ द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज इज 0। अगर सभी एक्सटर्नल फोर्सेज का सम जो है वो 0 हो, देन बॉडी विल रिमेन्स एट रेस्ट। और इन शॉर्ट कहें, अगर बैलेंस फोर्सेज एक्ट हो रहे हो, मतलब सारे फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो, बैलेंस फोर्सेज हो, तो बॉडी रेस्ट पे रह सकती है। नेक्स्ट है हाउ डज फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग। फ्रिक्शन हमारी चलने में किस तरह से मदद करता है? तो फ्रिक्शन वॉकिंग में नहीं, कई कामों में हमारी हेल्प करता है। बात कर रहे हैं तो भी हम फ्रिक्शन की वजह से कर रहे हैं। हमारी जो टंग है वो माउथ के अपर पार्ट से जाके उस पर वॉइस क्रिएट करती है। अगर स्लिपरी टंग होगी, मान लो हमने है ना कोई कोई ऑयली चीज़ खा रखी है तो बोलने में दिक्कत होती है, या मैं कोई ये बोर्ड है इस पर राइट करते हैं तो भी फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑयल स्प्रेड कर दूँ तो मार्कर से दिखा नहीं जाएगा, या मैं कह दूँ ग्राउंड के ऊपर अगर ऑयल स्प्रेड हो तो अपने को चलने में प्रॉब्लम होगी। तो फ्रिक्शन हेल्प कैसे करता है वो समझें। क्योंकि बच्चों जैसे ही ग्राउंड को हम प्रेस करते हैं अपने फीट से, पैरों से हम किसी एंगल पे एक एंगल पे प्रेस करते हैं, इस तरह से देखो ऐसे प्रेस करते हैं, तो ग्राउंड एज ए रिएक्शन क्या करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन लगाता है। क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ है हर एक्शन का रिएक्शन होगा। ये हमारे फीट है, हम ग्राउंड को प्रेस कर रहे हैं, ग्राउंड में वापस फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब आगे की तरफ ऐसे टेढ़ा। तो ये जो इस साइड जो फोर्स लग रहा है ये हमें हेल्प करता है आगे चलने में। तो बच्चों इसलिए हम कह सकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू पुश द ग्राउंड। फ्रिक्शन की वजह से ही हम पुश करते हैं ग्राउंड को बैकवर्ड। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम बैकवर्ड प्रेस नहीं कर पाएंगे, हमारा जो पाँव है वो स्लिप कर जाएगा। आगे है ड्यूरिंग वॉकिंग, जब हम चल रहे हो और रिएक्शन ऑफ ग्राउंड होती है, इस जो ग्राउंड की रिएक्शन होती है वही हेल्प करती है अपने को आगे चलने में। नेक्स्ट आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। कार्ट विद रबर टायर आर इजियर टू मूव देन दोज विद आयरन व्हील वाई। ऐसा कहा गया कि जो रबड़ के टायर हैं और एक आयरन व्हील है, इनमें से जो क्या इजी है, मतलब किस कार्ट रबर टायर को हम इजी क्यों, रबर टायर के साथ मूव करना इजी क्यों है? क्योंकि बच्चों रबर टायर और रोड के अंदर फ्रिक्शन कम होता है, और जो आयरन के व्हील होते हैं उसमें और रोड के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तभी बच्चों हम ऐसा नहीं करते कि रबर व्हील की बजाय आयरन के व्हील लगाए।
तभी क्या होता है बच्चों, हमें गाड़ियाँ पंचर होती हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते कि हमने सारे लोहे के पहिए बना दिए, क्योंकि जो आयरन व्हील होते हैं, आयरन के पहिए होते हैं, व्हील होते हैं, और रोड के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जो आयरन की व्हील है वो ज़्यादा घसेंगे, ज़्यादा वियरिंग होगी, ज़्यादा टीयरिंग होगी, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे वो। इसलिए हम देखेंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रबर टायर एंड रोड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों ये बस बताता है कि किसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है। ये एक टेक्निकल टर्म है, क्योंकि रबर टायर और रोड में फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होता है, कम। जबकि आयरन व्हील और रोड में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए आयरन व्हील और रोड के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम टेक्निकल टर्म में लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रबर टायर एंड रोड इज मच स्मॉलर देन दैट बिटवीन आयरन व्हील एंड द रोड। नेक्स्ट देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 26th, why it is advisable to hold a gun tied to one's shoulder when it is being fired। जब भी गन को फायर करते हैं तो हम उसे टाइटली होल्ड करने की सजेशन क्यों देते हैं? बच्चों देखो, आपने देखा होगा फिल्म्स में या पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था, एक गन को दो शोल्डर पे रखा जाता था। क्यों? क्योंकि जैसे ही गन को हम शोल्डर पे टाइटली रखते हैं और हम बुलेट फायर करते हैं, बुलेट जब आगे जाती है तो गन पीछे जाना चाहती है। हम शोल्डर पे इसलिए रखते हैं बच्चों, क्योंकि जो हमारा शोल्डर है और ये जो गन है, ये एक बॉडी बन जाए। अब ये हैवी हो जाएगा, ये एक किस्म का, हमारी बॉडी भी इसका ही पार्ट बन गई। अब मास बढ़ गया, मास बढ़ने से क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ कम जाया जाएगा। इसीलिए बच्चों द रिकॉइलिंग गन कैन हर्ट, जो गन जब पीछे जाती है वो हर्ट कर सकती है हमारे शोल्डर को। इफ द गन हेल्ड टाइटली अगेंस्ट द शोल्डर, अगर हमने शोल्डर के ऊपर गन को टाइटली हेल्ड किया होगा तो देन द बॉडी एंड द गन विल कंस्टिट्यूट वन सिस्टम। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है और गन, ये एक सिस्टम की तरह बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, टोटल मास जो है वो लार्ज हो जाएगा और रिकॉइल वेलोसिटी स्मॉल हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। वो कह रहे हैं एक फ्रूट होता है वो फॉलन डाउन होता है, मतलब गिर जाता है जब ब्रांचेस को शेक करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बच्चों मान लीजिए कि ये ब्रांच है, ये एक बॉडी है, ये हमारे पास कोई एक फ्रूट है, ये सेकंड बॉडी है। अब ये दोनों किस पे रहना चाहते हैं, फ्रूट और ये। तो आप देखेंगे कि दोनों बॉडीज, फ्रूट और ब्रांच, ये दोनों बॉडीज किस पे रहना चाहती होंगी, ये दोनों बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती हैं। जो ब्रांच है वो भी किस पे रहना चाहती है, रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जैसे ही हम ब्रांच को शेक करते हैं बच्चों, इस ब्रांच को मूव करा देते हैं, तो अभी क्या होता है, ब्रांच तो मोशन में आ गई, लेकिन फ्रूट किस पे रहना चाहता है, रेस्ट पे। इसकी वजह से क्या होता है, ये नीचे की ओर गिर जाता है। तो अपने को समझ आया एक्चुअली में फ्रूट नीचे नहीं गिरा, ब्रांच ऊपर चलेगी। इसको कुछ ऐसे समझिए जैसे कि ये फ्रूट था, ये कैप है, ये फ्रूट है, और मार्कर जो है वो ब्रांच है। अगर ये एक रेस्ट पे रहना चाहता है और हम मार्कर को मूव करा दें तभी ये टूट जाएगा। तो एक्चुअली में कौन ऊपर गया, ब्रांच ऊपर गई। तो अब हमारे को आंसर समझ आ गया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। थोड़ा डिटेल के अंदर आप इस आंसर को एक बार खुद से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। वाई इट इज दैट एन एथलीट ऑलवेज रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए जंप्स। जब भी एक एथलीट जंप करता है तो वो बहुत दूर से भाग के आता है, रन करके आता है। ऐसा इसलिए बच्चों, जब एथलीट आ रहा हो और वो जंप कर रहा हो, उसकी बॉडी हवा में हो, एयर में हो, अब तब भी वो आगे जाती रहे, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जब वो की बॉडी मोशन में होगी तो वो मोशन में रहना चाहे। तो इसीलिए बच्चों क्या है, जो एथलीट है वो क्या करता है, दूर से जंप करके, रन करके आता है, ताकि वो जब जंप करे तो अभी भी दूर तक जा पाए। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, एन एथलीट ऑलवेज रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए जंप सो दैट इनर्शिया ऑफ मोशन में हेल्प। जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो उसकी मसल को उसको हेल्प करे, हेल्प्स इन हिज मस्कुलर एफर्ट। अब जो वो एफर्ट कर रहा था जंप करने के लिए, उसमें कुछ एफर्ट किसने किया, इनर्शिया ने भी कर दिया। तभी क्या होता है बच्चों, जो ये बॉलर होते हैं जो क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत दूर से आते हैं, वो फिर अपने हाथ को भी घुमाते हैं ताकि अभी, और ऊपर जब हाथ टॉप मोस्ट पोजीशन पर तो ही उसको स्किप करते हैं, ताकि जो बॉल है वो आगे जाए ना, तो उसके अंदर एक इनर्शिया ऑफ मोशन हो। जो हैंड मूव कर रहा था या वो जो भाग के आया था, उसका इनर्शिया भी आ जाए, क्योंकि बॉल थी अभी वो मोशन में थी, चलते रहना चाहती थी। तो अगर हम ऐसे हाथ को घुमा के थ्रो करते हैं ना, उससे क्या होता है, बॉल अभी मोशन में रहना चाहती है। एक तो हमारे मस्कुलर एफर्ट होते हैं, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन भी बॉल को फेंकने में हेल्प करता है। वही इसके अंदर है, जब जंप करेंगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन हेल्प करेगा इन हिज मस्कुलर एफर्ट्स। नेक्स्ट है बच्चों, ए बॉल इज थ्रोन अप टू मूविंग ट्रेन
अप इन मूविंग ट्रेन इट कम्स बैक इन पर्सनस हैंड वाई। जब भी हम किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं वो हमारे हाथ में वापस आती है जब हम किसी ट्रेन में हो। ये ट्रेन में नहीं, हर एक चीज़ में, आप गाड़ी में, बस में, स्कूल वैन में, कहीं भी देखना, मान लो आपके पास की रिंग है, आप उसको ऊपर थ्रो करते हो, हमारे हाथ में वापस कैच हो जाता है। क्योंकि बच्चों जब की रिंग एयर में था, बस तो आगे मूव कर रही थी, तो की रिंग पीछे क्यों नहीं गिरता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में भी, या की रिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट कह लें, उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी भी जो की रिंग है वो चलता रहना चाहता है। सॉरी, जैसे कि बच्चों आप ये समझिए, दो साइकिल्स मूव कर रही हैं, आप प्रैक्टिकली एक्टिविटी करना, एक आप और एक आपके फ्रेंड हैं, वो साइकिल चला रहे हैं, आप क्या करना, चलती हुई साइकिल पे एक ऑब्जेक्ट फेंक देना, तो वो उनके हैंड में ही कैच होगा। ऐसा नहीं कि रास्ते में साइकिल्स आगे चलेगी और ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां जाने के साथ साथ आगे भी जा रहा था, क्योंकि उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन था। इसलिए इसका आंसर आएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो चाइना वेयर्स हैं वो रैप किए जाते हैं स्ट्रॉ पेपर के अंदर बिफोर पैकिंग, वाई? बच्चों जैसे ही कोई चाइना वेयर, चाइना के जो बर्तन होते हैं, चाइना डिश होते हैं, चाइना के कप वगैरह होते हैं, उनको स्ट्रॉ पेपर में, वो पेपर तो प्रेस हो जाता है, उस पेपर के अंदर क्यों हम रैप करते हैं, क्यों उस पर लपेटते हैं, उस पेपर को क्यों लपेटते हैं चाइना वेयर्स के ऊपर? ये आपने देखा होगा टीवी के रिमोट, फ्रिज वगैरह, इनके चारों तरफ थर्माकोल की शीट्स या वो पटाखे बजाने वाले बबल पेपर लगे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, एकदम से गिरे ना कोई भी ऑब्जेक्ट तो टाइम ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाए। टाइम इंक्रीज होने से इंपल्सिव फोर्स या फिर जर्क जो है वो कम लगता है, झटका जो कम लगता है। इसीलिए हम कहते हैं द स्ट्रॉ पेपर बिटवीन चाइना वेयर्स इंक्रीज द टाइम एक्सपीरियंसिंग द जर्क ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जब ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं चाइना के बर्तनों को, चाइना से इंडिया तक या किसी और कंट्री में ले जा रहे होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट में बीच में जो झटके आते हैं, जर्क आते हैं, उनका टाइम को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हैंस दे स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर विद लेस फोर्स। अब वो कम फोर्स से स्ट्राइक करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो बॉलर होता है अपने हैंड्स को पीछे ले जाता है जब किसी बॉल को कैच करता है, ऐसा करने से क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है, अब चोट कम लगती है, फोर्स कम लगता है। इसीलिए यही इसके अंदर होता है, लेस फोर्स लगता है और लेस डैमेज होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जस्ट नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 31 to 40 क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस पार्ट में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।